क्लास 10th सोशल साइंस के स्टूडेंट्स का मेरे चैनल चारुचंद पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के पृष्ठभूमि में हम यहाँ पर रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको मैंने जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन था और भारत में जो राष्ट्रवाद था उसके बारे में पहले के जो वीडियो हैं उसमें आपको समझाया है। राष्ट्रवाद क्या है, भारत में राष्ट्रवाद के कितने चरण हैं, या जो राष्ट्रीय आंदोलन भारत में जो आगे बढ़ा वो 20वीं शताब्दी में जो राष्ट्रवाद था उसका जो तीसरा चरण था, उसके मुख्य नेता के रूप में महात्मा गांधी थे। और महात्मा गांधी जो मुख्य जो तीसरा चरण था उसके महत्वपूर्ण नेता होने के कारण 20वीं सदी में जो 1920 से लेकर 1947 का जो राष्ट्रीय आंदोलन का चरण था उसे गांधीवादी युग के नाम से जाना जाता है। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि इस युग में महात्मा गांधी ने 3 महत्वपूर्ण आंदोलन शुरू किए थे: असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ पर हम असहयोग आंदोलन की बात कर रहे हैं। तो असहयोग आंदोलन ये क्यों शुरू हुआ, इसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है हम इसकी बात करते हैं। इससे हमें इस आंदोलन के शुरू होने के जो कारण थे उसका पता चल जाएगा कि आखिर ऐसे कौन सी परिस्थितियां थी जिससे महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन शुरू करना पड़ा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं, भारत में अंग्रेजों का शासन था, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज भारत में व्यापारी के रूप में आए थे और यहाँ की कमजोर राजनीतिक परिस्थिति को लाभ उठाकर भारत पर अपना अधिकार कर लिया और अधिकार करके यहाँ के संसाधनों का दोहन करने लगे और यहाँ भारतीयों का शोषण करने लगे। और भारत के लोगों में चेतना जागृत हुई और अब वे अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। और 1857 के विद्रोह के बाद भारत में राष्ट्रीय चेतना जागृत होने लगी। 1850 में कांग्रेस की स्थापना भी हुई। धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रवाद उत्तरोत्तर आगे बढ़ा था। लेकिन 1914 से 1918 के बीच अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक घटना घटित होती है। वो घटना थी प्रथम विश्व युद्ध। आपको पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। तो इस युद्ध में अंग्रेजों ने भी हिस्सा लिया और अंग्रेजों ने इस युद्ध में भारतीय संसाधनों का भरपूर प्रयोग किया। और इसके अलावा वे चाहते थे कि भारत के जो लोग हैं वो अधिक से अधिक अंग्रेजों की सेना में भर्ती हों, लेकिन भारत के लोग राजी नहीं थे। और महात्मा गांधी जो 1915 में अफ्रीका से भारत आए थे, उनको अंग्रेजों की इस दुखद घड़ी में उनको उनका साथ देने का निश्चय किया। उन्होंने भारतीयों को मोटिवेट किया कि अधिक से अधिक मात्रा में हमें सेना में भर्ती होना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। तो उनके इस आग्रह से कई भारतीय युवा अंग्रेजों की सेना में भर्ती हुए। इसी कारण महात्मा गांधी को भर्ती करवाने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है। और यहाँ तक कि अंग्रेजों ने उनको केसरी हिंद की उपाधि भी दी। और साथ ही साथ ये वादा भी अंग्रेजों ने किया कि जब विश्व युद्ध समाप्त होगा भारत में शासन के क्षेत्र में कई सुधार किए जाएंगे। और महात्मा गांधी को भी ये लगता था कि ये विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, अंग्रेज भारत में औपनिवेशिक स्वशासन हमें प्रदान करेंगे।
और लेकिन विश्व युद्ध समाप्त होता है। जो अंग्रेज़ों का गुट था वो जीत जाता है। जीतने के बाद कई जो हारे देश थे उनको दंड मिलता है और एक दंड का भागीदार उस समय टर्की, उसको भी दंड मिलता है। दंड के रूप में टर्की पर 6 वर्ष की संधि थोप दी जाती है और टर्की में जो ओटोमन साम्राज्य का जो राजा था वो संपूर्ण मुस्लिम जगत का धार्मिक नेता भी था, जिसको खलीफा कहा जाता है। और इस संधि के तहत जो खलीफा था उससे खलीफा का पद भी छीन लिया जाता है। इससे संपूर्ण दुनिया में जो मुस्लिम जगत था वहाँ विरोध होने लगता है और संपूर्ण मुस्लिम लोग एकजुट होते हैं। और इसी प्रकार का विरोध भारत में भी होता है, क्योंकि भारत के जो मुसलमान थे उनकी भी धार्मिक भावना को ठेस पहुँचती है और वे ये संकल्पना लेते कि वो अंग्रेज़ों का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। दूसरी ओर गांधी जी को लगा कि अब अंग्रेज विश्व युद्ध के बाद भारत में शासन के क्षेत्र में कहीं सुधार करेंगे, और लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा कोई भी सुधार नहीं किया, उल्टा एक नया एक्ट थोप दिया जिसको कहते हैं रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट 1919 में विश्व युद्ध के बाद भारत में राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय आंदोलन उत्तर आगे बढ़ रहा था। अंग्रेज भारतीयों के इस राष्ट्रवादी भावना को कुचलना चाहते थे और इसी कारण उन्होंने भारत में एक एक्ट पारित करवाया और उस एक्ट का नाम था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट भारत के राष्ट्रवादी गतिविधियों को कुचलने के लिए इस एक्ट का निर्माण किया था। इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। आपको पता है कि पुलिस हमें बिना ठोस कारण के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। कई बार आपने पिक्चरों में भी देखा होगा, जब पुलिस किसी भी अपराधी को पकड़ने के लिए आती है तो साथ में एक सर्च वारंट भी लेके आती है और उसी वारंट के आधार पर क्या होता है, पुलिस गिरफ्तार करती है। शक के आधार पर पुलिस को गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अंग्रेजों ने गुप्त जो एक्ट बनाया, इसके तहत अंग्रेज किसी भी भारतीय को शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकते थे। उनको लगता था कि जो भारतीय उस समय राष्ट्रवादी गतिविधियों में लिप्त है उसको वो गिरफ्तार कर सकते थे। लेकिन जब ये एक्ट पारित हुआ तो भारतीयों की जो मनोभावना थी उसको ठेस पहुंची। गांधी जी भी आहत हुए। उनको ये लगा कि कहाँ अंग्रेज हमारे लिए शासन के क्षेत्र में सुधार करेंगे, उल्टा उन्होंने हमारे लिए ये एक्ट पारित कराया। ठीक है, इसको काला कानून भी कहा जाता है और इसको बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा गया और इसकी घोर निंदा हुई। और इसी एक्ट के विरोध में गांधी जी देशव्यापी हड़ताल का आह्वान करते हैं। ठीक है, और ये जो एक्ट पारित हुआ था ये हुआ था 18 मार्च 1919 और गांधी जी 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान करते हैं। लेकिन बाद में गांधी जी को दिल्ली आने पर रोक लग जाती है। इसी में 10 अप्रैल की बात है। 10 अप्रैल 1919 को जो अमृतसर है, अमृतसर में शांतिपूर्ण एक जुलूस का आयोजन होता है। उसका उद्देश्य होता है रॉलेट एक्ट का विरोध, लेकिन अंग्रेज उस जुलूस पर गोलीबारी कर देते हैं। इसके विरोध में पंजाब में जगह जगह पर जो डाक खाने थे
और जो सरकारी दफ्तर थे वहाँ पर जो आंदोलनकारी थे वो हमला करते हैं और इससे पंजाब में मार्शल लॉ लागू हो जाता है। पंजाब में हो जाता है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ का अर्थ होता है फौजी कानून या सैनिक कानून। तो इसके तहत सेना को सारी पावर दे दी जाती है। और बात थी 13 अप्रैल की, 13 अप्रैल 1919 की। तो 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में एक जगह है, उसका नाम है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग, वहाँ पर जलियांवाला बाग जो क्षेत्र है वहीं पर अमृतसर भी था। तो अमृतसर में वैसाखी का पर्व होता है। पंजाबियों का सबसे बड़ा फेस्टिवल वैसाखी का, क्योंकि इस दिन फसल काटी जाती है। फसल काटने के शुभारंभ में वो लोग जो त्यौहार मनाते हैं वो वैसाखी मनाते हैं। और ये 13 अप्रैल को वैसाखी थी और उसमें पंजाब से दूर दराज के गांव के लोग मेले में आए थे। और वे लोग, कई लोग वहाँ पर मेले में आने के बाद जो जलियांवाला बाग था वहाँ पर आराम करते हैं। और उनके साथ साथ कई जो क्रांतिकारी थे और जो वो लोग भी उस बाग में पहुँचते हैं और वहाँ पर एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन करते हैं। और उनका उस सभा का उद्देश्य था अंग्रेज़ों की दमनकारी जो नीतियाँ थी उसका विरोध करना था। लेकिन उनका जो विरोध का तरीका था वो शांतिपूर्ण सभा के रूप में था। लेकिन उस समय पंजाब में जो मार्शल लॉ या जो वहाँ पर फौजी शासन था उसकी जो बागडोर थी जनरल डायर के पास थी। और जनरल डायर उस बाग में आ धमकता है और चारों ओर से फाटक को बंद किया जाता है और निहत्थे जो भारतीय थे उन पर गोली चला दी जाती है, जिसमें कई लोग मर जाते हैं, ठीक है, और कई लोग घायल हो जाते हैं। जो ये आपका जलियांवाला बाग था, जलियांवाला बाग में उस समय एक बच्चा था। उस बच्चे के माता पिता इसी गोलीकांड में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वो संकल्प लेते हैं कि वो जनरल डायर को ज़रूर मारेंगे। तो बाद में जब जनरल डायर रिटायर हो जाते हैं, लंदन अपने घर चले जाते हैं, तो वो बच्चा बड़ा हो जाता है। तो वो बच्चा उस डायर को लंदन में जाके गोली मारता है और वो बच्चा था आपका उधम सिंह, ठीक है। तो एक ये छोटा सा एक प्रकरण था, उसको भी मैंने इसमें जोड़ दिया है। अब जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, इसकी भारत में पूरे के पूरे भारत में विरोध होता है। गांधी जी को अंग्रेज़ों के इस अमानवीय कार्य पर काफ़ी गुस्सा आता है और वे इसके लिए जांच की मांग करते हैं। और अंग्रेज़ों ने इसके जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन करते हैं। लेकिन हंटर कमेटी ने जो इस कांड का दोषी डायर था उसको निर्दोष सिद्ध कर दिया जाता है और उसको अपने कर्तव्य के प्रति वफादार बताया जाता है। तो इससे जांच समिति से जो भारतीय थे वो खुश नहीं थे। और गांधी जी भी आगे बढ़ते हुए ये कहते हैं कि अब हमें इन अंग्रेज़ों का मुकाबला एक आंदोलन से करना होगा और ये आंदोलन होगा असहयोग आंदोलन। क्योंकि वो वहाँ पर स्टेटमेंट देते हैं कि ब्रिटिश सरकार एक शैतान के समान है, उसके साथ अब किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं किया जाएगा। क्योंकि गांधी जी का मानना था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से कायम है। भारत के लोग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में अंग्रेज़ों के साथ सहयोग करके उनके शासन को कुशलतापूर्वक संचालित कर रहे हैं। अतः हमें अब अंग्रेज़ों को किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं देना होगा। हम उनके साथ शासन के क्षेत्र में असहयोग करेंगे और उन्हें किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं देंगे। तो इसी कारण
गांधी जी के इस आह्वान से 1920 में सितंबर के महीने में कलकत्ता का अधिवेशन होता है। तो कलकत्ता का अधिवेशन कब होता है? सितंबर 1920 में। सितंबर 1920 में इसके जो अध्यक्ष थे वे थे आपके लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। तो इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया जाता है, लेकिन इसमें भी कई विरोध होते हैं। लेकिन पूर्ण रूप से जो असहयोग आंदोलन है उसका जो प्रस्ताव था वो दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में पारित किया जाता है और इसके अध्यक्ष थे वीर राघवाचार्य। ठीक है, वीर राघवाचार्य इसके अध्यक्ष थे। अब जो असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया जाता है, गांधी जी इसमें बताते हैं कि हमें अपना ये आंदोलन सत्य और अहिंसा के शस्त्रों से लड़ना होगा। हमें इस आंदोलन का संचालन अहिंसात्मक रूप से करना होगा। हमें किसी भी प्रकार की हिंसा इसमें नहीं करनी होगी, तब जाके हमारा आंदोलन सफल होगा। तो गांधी जी इसके कार्यक्रम की रूपरेखा बनाते कहते हैं इस आंदोलन में दो चीज़ें अपनानी होंगी। एक है आपका सकारात्मक पक्ष, एक है आपका नकारात्मक पक्ष। सकारात्मक पक्ष के रूप में हमें इसमें स्वदेशी का प्रयोग करना होगा। ठीक है, हमें स्वदेशी का प्रयोग करना होगा, चाहे स्वदेशी विद्यालय हो, चाहे स्वदेशी वस्त्र हो। ठीक है, और नकारात्मक जो पहलू है उसमें अंग्रेजों की प्रत्येक चीज़ का बहिष्कार करना होगा, चाहे उनके स्कूल हों, चाहे उनके वस्तुएं हों, चाहे उनके वस्त्र हों। ठीक है, सबका हमें बहिष्कार करना होगा। तो गांधी जी के इसी कार्यक्रम के तहत असहयोग आंदोलन में जगह जगह धरने दिए गए, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। ठीक है, शराब की जो दुकान थी उसकी पैकेटिंग की गई और पूरे के पूरे जो रास्ते शराब की दुकान तक जाते थे वो बंद कर दिए गए, धरने दिए गए और विदेशी वस्त्र की चारों तरफ होली जलाई गई। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार हुआ, कोई भारतीय अब अंग्रेजों के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करने लगा। ये आंदोलन और जो भारत के जो स्टूडेंट थे और उन स्टूडेंट ने विद्यालय छोड़ दिए, अंग्रेजों के जो विद्यालय थे वो छोड़ दिए। कई अध्यापक, हेडमास्टर, प्रधानाचार्य उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। और अब जब विद्यार्थियों ने अंग्रेजों के स्कूल छोड़ दिए तो उसका दूसरा विकल्प क्या था? उसका दूसरा विकल्प था स्वदेशी विद्यालयों की स्थापना। उस समय कई स्वदेशी विद्यालय बने, जैसे बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, तिलक विद्यापीठ और मुस्लिम विद्यापीठ अलीगढ़। ठीक है, क्योंकि जहां अंग्रेजों के विद्यालय को लोग छोड़े थे उसका विकल्प में भारतीयों बच्चों को शिक्षा तो देनी आवश्यक थी, तो उसी शिक्षा का विकल्प के लिए भारत में ये स्वदेशी विद्यापीठों की स्थापना की गई। और साथ ही साथ इसमें जो सरकारी वकील थे उनको आह्वान किया गया कि आप सरकारी वकालत छोड़ दें। तो इसके कारण पंडित नेहरू के साथ कई जो वकील थे उस समय उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी। साथ ही साथ जब आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्होंने नाइट और सर की उपाधि त्याग दी। गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी और जो उस समय सरकारी दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारी थे उन्हें सरकारी दफ्तर त्याग दिए। तो इसी समय सुभाष चंद्र बोस उस समय उनका चयन ICS परीक्षा में हुआ था जो भारत की सबसे बड़ी परीक्षा थी। उन्हें वो नौकरी त्याग दी और उन्होंने इस नौकरी को त्यागने के बाद नेशनल कॉलेज जो कलकत्ता में था
उसमें प्रधानाचार्य का पद पर काम किया और ये आंदोलन काफ़ी कई मायने में सफल रहा। इससे पहले का जो आंदोलन था वह शहरी क्षेत्रों में सीमित था। ये आंदोलन शीघ्रता से ग्रामीण भारत में भी पहुंच गया और ग्रामीण भारत में भी इसके विरोध होने लगे। उदाहरण के लिए उस समय एक नेता थे आपके अवध में रामचंद्र पहले फिजी में एक गिरमिटिया थे और उन्होंने जो जमींदार थे, जो लगान पद्धति थी, जो किसानों का शोषण हो रहा था उस समय, उसका विरोध किया था। और उनके साथ साथ बाद में पंडित नेहरू भी शामिल हो गए थे और पंडित नेहरू और रामचंद्र के प्रयासों से अवध किसान सभा की स्थापना हुई थी। और उत्तर भारत में उस समय नाई धोबी बंद आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी और जमींदारों को नाई धोबी की जो सुविधा मिली थी उसको बंद करने का आह्वान किया गया। जगह जगह पर जो जमींदारों की बेगार पद्धति थी और जो मुफ्त में किसानों से काम करा रहे थे, तो उसका भी विरोध हुआ। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का जो कार्यक्रम तय किया, इस कार्यक्रम को लोगों ने अपने अपने तरीके से इसका अर्थ निकाला। सबने इसके अलग अलग मायने बताए और सबने इसके अलग अलग अर्थ बताए और अपने हिसाब से काम किया। लेकिन उस समय ये आंदोलन अंग्रेज़ों के विरोध में था। इससे कई सुधार भी हुए। अब उदाहरण के लिए जैसे उस समय जो बागान में काम करने वाले मजदूर थे, उनके लिए इसकी अलग परिभाषा थी, क्योंकि एक एक्ट के तहत इन बागान मजदूरों को बागानों में ही रहना पड़ता था। वे अंग्रेज़ों और वे बागान मालिकों की अनुमति के बिना अपने घर नहीं जा सकते थे। वो कुल मिला के बागानों में वो कैद हो चुके थे। लेकिन गांधी जी का कि इस आंदोलन की जो गूंज बागानों के क्षेत्र में पहुंची, तो बागान में काम करने वाले मजदूरों ने अपने मालिकों की और उस कानूनों को मानने से इनकार कर दिया और वहाँ से वो अपने घर चले गए। अपने बागान में जो उनके लिए अनुबंध किया था, उस अनुबंध को उन्होंने तोड़ दिया। इसी प्रकार से आदिवासी क्षेत्र में भी इसका विरोध हुआ। आंध्र प्रदेश क्षेत्र में गुडेम की जो पहाड़ियाँ थी, वहाँ पर अल्लूरी सीताराम राजू ने भी आंदोलन का संचालन किया। उन्होंने भी गांधीवादी आंदोलन को आगे बढ़ाया और उन्होंने ये आह्वान किया कि हमें शराब का त्याग करना होगा, हमें गांधी जी के बताए रास्ते पर चलना होगा। लेकिन उस समय जो आदिवासी थे वो पीड़ित थे। वे अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए जो वन प्रबंधन से दुखी थे। पहले आदिवासी वनों को ही अपना घर मानते थे, उनके संसाधनों से जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने उनके वनों पर, उनके द्वारा प्रयोग में लाए जाने वनों पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए, जिससे उनका रोजगार छीन गया। लेकिन जब गांधी जी के आंदोलन की गूंज उन आदिवासियों तक पहुंची, तो उन्होंने ये सोचा कि अब ये हमारा मुक्ति का मार्ग है और उन्होंने सारे के सारे जो वन कानून थे उनको मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो कुल मिला के इस आंदोलन के कई मायने थे। गांधी जी का जो आंदोलन था ये अहिंसात्मक पद्धति से चल रहा था। अब अहिंसात्मक पद्धति अपनाए रखने के लिए गांधी जी बार बार प्रेरित कर रहे थे, लेकिन ये आंदोलन अहिंसा से भटक भी रहा था और इसका एक चरम बिंदु हमें चौरा चौरी स्थल पर मिलता है। चौरा चौरी आपका उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का एक गांव है और यहाँ पर फरवरी 1922 में कुछ ग्रामीणों ने एक थाने पर धावा बोला और धावा बोल के उस थाने को आग के हवाले कर दिया। इस घटना में 21 पुलिस के सिपाही
और एक दरोगा मारे गए। तो इससे गांधी जी बड़े दुखित हुए कि उनको लगा कि ये चौरा चौरी की जो घटना है ये मेरे बताए गए सिद्धांतों से भटक चुका है। मैंने लोगों के लिए सत्याग्रह का नारा दिया था, मैंने सत्य और अहिंसा के साथ इस आंदोलन को संचालित करने का संदेश दिया, लेकिन भारत के लोग अब इस आंदोलन से भटक रहे हैं, अतः मैं इस आंदोलन को वापस लेता हूं। और गांधी जी फरवरी 1922 में इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं और इससे भारतीयों को काफ़ी दुख होता है और उनको लगता है कि गांधी जी ने ये आंदोलन को वापस लेकर गलत कर दिया है। लेकिन कई महीने में ये आंदोलन वापस लेना ज़रूरी था, क्योंकि गांधी जी हर 3 दशकों में 3 आंदोलन शुरू करते हैं, 1920 में, 1930 में, 1940 में। तो जब एक आंदोलन को एक निश्चित समय के बाद उसको वापस लेना भी आवश्यक होता है, कई इतिहासकार ये तर्क मानते हैं। जैसे उस समय सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के इस कदम की काफ़ी आलोचना की थी और उनको लगा कि गांधी जी ने जब राष्ट्रवाद अपने चरम पर था, इस आंदोलन को वापस लेना भारतीयों के राष्ट्रवादी जो भावना है उन पर चोट पहुंचाने के समान था। तो लेकिन इस आंदोलन का सबसे बड़ा आउटपुट ये था कि अभी तक जो राष्ट्रवादी आंदोलन केवल शहरों तक सीमित था, मध्यम वर्गीय लोगों तक सीमित था, लेकिन गांधी जी के प्रयासों से ये आंदोलन आदिवासी क्षेत्र में पहुंचा, ये आंदोलन गांव तक भी पहुंचा। ठीक हो गया। तो इस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप इस आंदोलन के फलस्वरूप अखिल भारतीय हो गया, संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में राष्ट्रीय आंदोलन पहुंच चुका था। तो स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक यहीं तक था। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल चारुचंद्र को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।